पर डिस्कशन करेंगे वो जरा देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में कुछ क्विक डिटेल्स की एग्जाम में कैसे क्या चीजें होती हैं। उसके बाद सिलेबस और पैटर्न देखेंगे प्रीलिम्स का। उसके बाद हम आपको कुछ बताएंगे मिथ्स जो कि बहुत अफवाहें उड़ती हैं मार्केट में कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स गुमराह हो जाते हैं। तो इन मिथ्स को हम अनकवर करेंगे, बताएंगे आपको किस तरीके से इन मिथ्स से बचें। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज की राइट अप्रोच क्या है। राइट अप्रोच पता होनी बहुत जरूरी है कि किस तरीके से हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, किस तरीके से एग्जाम को टारगेट करना है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट हम उठाएंगे टाइम मैनेजमेंट ट्रिक्स। किस तरीके से आप अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट्स को सही तरीके से अचीव करने के लिए अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। फिर लास्ट में हम देखेंगे कोई शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं या नहीं है। सबसे पहले इस एग्जाम के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। सिविल सर्विसेज एग्जाम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दूसरी बात हमें ये पता होनी चाहिए कि साल में सिर्फ एक ही बार होता है और लगभग 5 लाख बच्चे इस एग्जाम में अपीयर करते हैं हर साल। इस एग्जाम में 3 टियर होते हैं, एक प्रीलिम्स, एक मेंस और एक इंटरव्यू। अब नंबर ऑफ वैकेंसी लगभग 900 से 1100 के बीच में रहती है, हर साल थोड़ा वेरी करती रहती है। और फॉर्म्स हैं जो फरवरी के आसपास आते हैं। और एग्जाम जो प्रीलिम्स का है वो जून के आसपास होता है। मेंस लगभग अक्टूबर के आसपास होता है। और इस पूरे एग्जाम में 24 सर्विसेज होती हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस करके ऐसे 24 टोटल डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज होती हैं। अब इसके बाद सिविल सर्विसेज का पैटर्न देख लेते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज और सीसैट करके 2 पेपर होते हैं, दोनों में 200 मार्क्स का पेपर आता है। एक सुबह होता है, एक दोपहर में होता है। अब 200 मार्क्स में जनरल स्टडीज में 100 क्वेश्चंस आते हैं और सीसैट में 80 क्वेश्चंस आते हैं। सीसैट की खासियत यह है कि इसमें सिर्फ 33% मार्क्स लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। 33% मार्क्स एज इन 66 आउट ऑफ 200। और क्वालिफाई एग्जाम में क्वालिफाई नहीं होते, सिर्फ अपना जनरल स्टडीज का पेपर इवेल्युएट करवाने के लिए क्वालिफाई होते हैं। जिनके 66 मार्क्स आएंगे उन्हीं का जनरल स्टडीज का पेपर इवैल्यूएट होगा और फाइनल कट ऑफ इन 200 मार्क्स में से ही बनेगी। उसके बाद आता है मेंस का पेपर। मेंस के पेपर में 9 पेपर होते हैं टोटल और ये सभी सब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहले होता है एसए का पेपर 250 मार्क्स का। फिर उसके बाद जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं 250 मार्क्स ईच, जीएस 1 to 4। उसके बाद आते हैं लैंग्वेज के पेपर्स। 2 लैंग्वेज के पेपर्स होते हैं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं। उसके बाद आते हैं 2 ऑप्शनल पेपर्स। एक ही सब्जेक्ट के 2 पेपर्स होते हैं सुबह शाम को, ये भी 250 मार्क्स ईच। उसके बाद लास्ट में होता है इंटरव्यू। अगर आपने मेंस का पेपर क्वालिफाई कर लिया फिर आप इंटरव्यू में आ जाते हैं। इंटरव्यू में 20 से 40 मिनट का इंटरव्यू होता है, एक पैनल बोर्ड होता है, उसके सामने आपको इंटरव्यू देना होता है। अब यहाँ पे पता होने की बात यह है, खास बात यह है कि प्रीलिम्स के मार्क्स के बेसिस पे जो कट ऑफ डिसाइड होती है उससे आप मेंस का पेपर देने जाते हैं। लेकिन फाइनल जो रैंक आती है, जो फाइनल कट ऑफ निकलती है, उसमें सिर्फ मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स ही काउंट होते हैं। टोटल मार्क्स होते हैं 2025। इन 2025 में से 1750 मार्क्स होते हैं मेंस के और बचे हुए 275 मार्क्स होते हैं इंटरव्यू के। टोटल हुआ 2025। इन 2025 मार्क्स के बेसिस पे फाइनल रैंक निकलती है और सर्विस और कार्डर एलोकेट होते हैं। ये है प्रीलिम्स के पेपर 1 जनरल स्टडीज का सिलेबस। इसको हम और भी डिटेल में अभी आगे देखेंगे, पर एक बात मैं बताना चाहता हूं। इस पेपर में एक खासियत है, जब तक ये सिलेबस को लोग देखते हैं, जिसने सिलेबस पढ़ा नहीं है उसको ये बहुत टफ लगता है और जो इस सिलेबस को एक बार कवर कर लेता है उसको ये बहुत ही आसान लगता है। तो ये बीच का जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है ये बहुत ही ट्रिकी है। अगर आपने सही स्ट्रैटेजी बनाई और सही तरीके से पढ़े तो आप इसको बहुत जल्दी कवर अप कर लेंगे। पर अगर आपने इसकी सही स्ट्रैटेजी नहीं बनाई और इसको आप गोल 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 घूमते रहे तो ये सिलेबस कवर करना बहुत टफ हो जाएगा और एंड में आके आप गिव अप कर देंगे। इसीलिए हमने ये वीडियो बनाई है कि हम सही स्ट्रैटेजी आपको बताना चाहते हैं जो हमारे हिसाब से इफेक्टिव है। अगर वो आपके लिए फिट होती है, जो जो पॉइंट्स आपके लिए फिट होते हैं आप उसको यूटिलाइज कीजिए। और इसके बाद हमें कुछ मिथ्स देखने की बहुत जरूरत है जो कि लोगों को लगता है कि ये मिथ्स ट्रू हैं, ये ऐसा नहीं है। लोगों को लगता है कि कोचिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों को लगता है कि सिलेबस एक लिमिटेड टाइम में कवर हो ही नहीं सकता, बहुत वास्ट सिलेबस है। ऐसा भी नहीं है। लोगों को लगता है कि कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज से कुछ नहीं होगा, हमें बहुत सारे रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए। ऐसा भी नहीं है। तो हम इन मिथ्स को देखते हैं कि एक्चुअली ये दिक्कतें हैं क्या। अब सेल्फ स्टडी इज द की। कोचिंग से कुछ नहीं होगा। कोचिंग अगर आपको एक बूस्ट दे सकती है, एक हेल्पिंग हैंड दे सकती है, बट कोचिंग आपको इवेंचुअली एग्जाम क्रैक नहीं करवा सकती। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जितने भी लोग कोचिंग में जा रहे हैं सबके सब आईएएस बन गए होते। बट ऐसा कभी होता नहीं है। हार्डली 0.1 या 0.01% लोग ही क्रैक कर पाते हैं इवेंचुअली एग्जाम को। होता क्या है कि आप अगर यहाँ पे हैं और यहाँ यूपीएससी है
तो कोचिंग अपना एक अलग ही कंपटीशन क्रिएट करके रखता है यहाँ पर। एक मार्केट में बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स होते हैं, आपको उस कंपटीशन में घुसना पड़ता है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं। ये एक सेमी वर्चुअल वर्ल्ड बन जाती है जहां पे आपको इधर से बाहर निकलना बहुत एफर्ट लगाने वाला काम दिखने लगता है। यहां से बाहर निकल के इन लोगों में से आपको पहले चैंपियन बनना पड़ता है, फिर आप डिजर्विंग कैंडिडेट्स के साथ कंपीट करने लायक बनते हैं। अगर आप सही इफेक्टिव स्ट्रैटेजी लेंगे तो आप डायरेक्टली डिजर्विंग कैंडिडेट्स के साथ ही कंपीट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि डिजर्विंग कैंडिडेट्स कुछ नहीं है, वही लोग हैं जिन्होंने सिलेबस टाइम पे कवर कर लिया है, जिन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, जिन्होंने रिविजन टाइम पे करना स्टार्ट कर दिया है। और अगर आप यहाँ पे जाके सिलेबस ही कवर करते रह जाएंगे तो आप कभी यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए जनरली हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो कोचिंग कर रहे होते हैं वो इवेंचुअली एग्जाम देने भी नहीं जा पाते, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाता। और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है सेल्फ स्टडी से। जब आपको लगता है कि आप सिलेबस कवर कर रहे हैं, भले ही आप पूरा सिलेबस ना कवर कर पाए, आप सिर्फ 70% ही सिलेबस कवर कर पाए, बट आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए कि मैंने जो पढ़ा है वो मुझे आता है। उसके बेसिस पे एग्जाम क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि आपको पूरा 100% पेपर सही करके नहीं आना होता है। दूसरी बात यह है कि सिलेबस कैन बी कवर्ड इन अ लिमिटेड टाइम, ये फैक्ट है। अगर आप सही तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, सही बुक लिस्ट को चुनेंगे, सही रिसोर्सेज को चुनेंगे, तो आपका सिलेबस जल्दी कवर अप हो जाएगा। एक सही अप्रोच चाहिए होता है, क्योंकि ये सिलेबस बड़ा बहुत है, इसमें विड्थ बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन इसको करने का तरीका बहुत आसान है। तीसरी चीज आती है कि एक या दो रिसोर्सेज हैं तो उस हिसाब से भी आप टॉपिक कवर कर सकते हैं। आपको फोकस करना चाहिए रिवीजन पे, और एक टॉपिक के लिए एक या दो रिसोर्सेज से बाहर नहीं जाना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि एक सब्जेक्ट के लिए चाहे आप भले 10-15 रिसोर्सेज उठा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने एक टॉपिक एक पर्टिकुलर रिसोर्स से पढ़ लिया या एक चैप्टर एक रिसोर्स से पढ़ लिया है, तो आप उस चैप्टर को अलग अलग रिसोर्सेज से नहीं पढ़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही चीज को अलग अलग जगह से पढ़ने से कंफ्यूजन क्रिएट होता है और टाइम भी वेस्ट होता है, क्योंकि ऐसे कुछ इतने हाई फाई टॉपिक्स नहीं होते हैं जिनको पढ़ने के लिए आपको 10-10 किताबें उठानी पड़े। आपको यहाँ पे पीएचडी नहीं करना है, आपको पीएचडी नहीं करना है, आपको सिर्फ एक बेसिक लेमैन से ऊपर चढ़ के एक एवरेज टॉपिक की एवरेज नॉलेज चाहिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है कि इट इज नॉट माई पीस ऑफ केक, कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, लोग तो बहुत बड़े बड़े लेवल पे तैयारी कर रहे हैं और सिलेबस इतना बड़ा है। अगर आपको ऐसा लगने लग गया है तो आप इस एग्जाम की छोड़िए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाएंगे। यू विल नेवर नो अंटिल यू सक्सीड। जब तक आप उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर लेंगे, आपको पता नहीं रहेगा कि किस लेवल का एफर्ट लगाना चाहिए। उस लेवल का एफर्ट तभी आप समझ पाएंगे जब तक आप उसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे। आपको अपने फेलियर्स के बारे में जब तक नहीं पता लगेगा जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे। उसके बाद आती है बात कि मुझे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का होना जरूरी है टू हैव एन एज। ये बिल्कुल ही गलत बात है। एक टाइम पर लोगों को ऐसा बहुत लग रहा था कि जब सीसैट क्वालिफाइंग नेचर का हो गया कि ह्यूमैनिटीज वाले लोगों को बेनिफिट मिल जाएगा। उस टाइम पे शायद वो बात ट्रू रही होगी, लेकिन आज की तारीख में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सभी लोग जीएस पे बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं। कंपटीशन इज गेटिंग टफ एवरी ईयर। उसके बाद कुछ लोगों को लगता है कि सीसैट के दिन तो गए। पहले इंजीनियर्स जो होते थे वो डायरेक्टली सीसैट के बेसिस पे बहुत हाई कट ऑफ तक पहुंच जाते थे, लेकिन अब उनको लगता है ये काफी टफ हो गया है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि कंपटीशन अब इस लेवल पे चला गया है कि सब लोग जीएस पे एफर्ट लगा रहे हैं और जीएस को टाइम दे रहे हैं। जीएस इतना कोई टफ नहीं है, बस उसके लिए आपको टाइम स्पेंड करने की जरूरत है और सिलेबस अपने आप आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद लोगों को लगता है कि हैंड रिटन नोट्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि वी वॉच अ लॉट ऑफ वीडियोस, वी कंज्यूम अ लॉट ऑफ ऑनलाइन कंटेंट। ये बात भी गलत है, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। इनफैक्ट ये सबसे बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि लोगों को जब ये लगने लग जाता है कि हमारे खुद के हाथ के बनाए हुए नोट्स की जरूरत नहीं है, उसके बाद आपको दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आप किसी और के बनाए हुए कंटेंट को एक टाइम तक सिर्फ अपने रिवीजन के लिए या अपने डाउट्स को सॉल्व करने के लिए या एक बेसिक कंसेप्चुअलाइजेशन लेने के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने खुद से लिखी हुई चीजें जो याद रहेंगी वो हमेशा ज्यादा टाइम के लिए याद रहेंगी। तो हैंड रिटन नोट्स आर मस्ट। उसके बाद लोग सोचते हैं कि प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस इज एसेंशियल ओनली इन द लास्ट मंथ ऑफ द एग्जाम। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चंस रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आप कॉन्सेप्ट्स भूलते जाएंगे, और एंड में जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्योंकि चीजें याद नहीं है, आप रिवाइज भी कर रहे हैं लेकिन चीजें याद नहीं आ रही हैं, तो आप क्वेश्चंस गलत प्रैक्टिस करेंगे, गलत अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे, फिर उससे आपका मोरल डाउन हो जाएगा। तो आखिरी के दिनों में अपना कॉन्फिडेंस लो करने से अच्छा है कि आप रेगुलरली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, अपना कॉन्फिडेंस हाई रखें कि अगर लास्ट मोमेंट पे मेरे से क्वेश्चन गलत हो भी रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कवर अप कर लूंगा। तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस को रेगुलरली पूरा साल प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है।
अब हमने मिथ्स तो देख लिए हैं, थोड़ा बहुत अप्रोच भी देख लिए हैं, लेकिन सही अप्रोच क्या होना चाहिए, सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जरा वो भी देख लेते हैं। ये बेयर मिनिमम है। अगर आपने ये सब चीजें कवर कर ली तो आपका एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। इसके ऊपर आप चाहे कुछ भी करें, बट ये आपको करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कि न्यूज़पेपर्स आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। डेली आप एक न्यूज़पेपर द हिंदू पढ़िए और इंडियन एक्सप्रेस का सिर्फ एडिटोरियल पढ़ लीजिए, उससे भी काम चल जाएगा। और एक न्यूज़पेपर को बेस बना के रखिए और बाकी इंडियन एक्सप्रेस को आप उसके साथ साथ एडिटोरियल, और भी एडिटोरियल जाते हैं उनको भी नजर मार सकते हैं डेली बेसिस पे। अब यहाँ पे कुछ लोग करते हैं कि डेली 4-4 5-5 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ने में लगा देते हैं, उनसे नोट्स बनाते रहते हैं, उनके आर्टिकल्स काट के एक स्क्रैप बुक पे चिपकाते रहते हैं। उससे कुछ फायदा नहीं होता है। दैट इज अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। आप यहाँ पे 5 घंटे इनिशियली अगर लगा भी रहे हैं, धीरे धीरे से कम करके 2 या 1.5 घंटा या 1 घंटे पर लेकर आए, ताकि आप सिर्फ न्यूज़पेपर की ब्राउजिंग में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते रहें और उनको समझते रहें। जो नोट्स बनाने का काम है वो आप इवेंचुअली अपनी मंथली करंट अफेयर मैगजीन से बना सकते हैं। मंथली करंट अफेयर मैगजीन आपको बहुत हेल्प करती है। इसमें आपको पूरे महीने की किसी भी मंथली करंट अफेयर मैगजीन को अगर आप देखें, मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल होती हैं, इससे आपको पूरे महीने के करंट अफेयर्स एक ही जगह पे मिल जाते हैं और उनको पढ़ना भी आसान है। आप एक ही दिन लगा के पूरे महीने करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं। तो आपने रीडिंग वाला पार्ट यहाँ कर लिया और रिवाइजिंग वाला पार्ट इधर कर लिया। कुछ पॉइंट्स अगर छूट गए होंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इस तरीके से करंट अफेयर्स को कवर अप करना बहुत आसान हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ईजी हो जाता है। उसके बाद आता है पीआईबी न्यूज और एआईआर न्यूज। पीआईबी होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, एआईआर होता है ऑल इंडिया रेडियो। अब ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज पॉडकास्ट आते हैं, ऑडियो आते हैं, इनको सुनना बहुत जरूरी है। इसमें बहुत सारे अच्छी अच्छी एनालिसिस होती हैं और काफी सारे टॉपिक्स के बारे में यहाँ से पता लग जाता है। उसके बाद आती है योजना मैगजीन और इंडिया ईयरबुक। योजना मैगजीन मंथली आती है। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि कुरुक्षेत्र मैगजीन भी पढ़ें या ना पढ़ें। कुरुक्षेत्र मैगजीन को अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा। योजना मैगजीन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे इश्यूज के ऊपर डिस्कशन होता है। इंडिया ईयरबुक को सिलेक्टिवली पढ़ें क्योंकि इंडिया ईयरबुक बहुत ही ज्यादा बल्की है और उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। इंडिया ईयरबुक को काफी सेलेक्टिवली सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही यहाँ से कवर अप करना जरूरी है। उसके बाद आती है स्टैंडर्ड बुक्स की। अभी स्टैंडर्ड बुक्स हमने अभी आगे मेंशन की है इसी वीडियो में, बट स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ना जरूरी है। बहुत सारी बुक्स को ना पढ़ के अगर सिर्फ इन स्टैंडर्ड बुक्स को भी आप पढ़ लेंगे तो आपके टॉपिक्स जल्दी जल्दी कवर अप हो जाएंगे। उसके बाद आता है ऑनलाइन कंटेंट को कैसे यूज करना है। यू शुड ऑलवेज केयरफुली यूज द ऑनलाइन कंटेंट, जैसे इंटरनेट, एप्स, वीडियोस, यूट्यूब, इन सबको स्ट्रिक्टली लर्निंग पर्पज से और एजुकेशनल पर्पज से यूज करें जब आपको पढ़ने का टाइम हो, और रिवाइजिंग के लिए यूज करें। इसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज ना करें जब आपका पढ़ने का स्केड्यूल चल रहा है। एंटरटेनमेंट के लिए टाइम अलग रखें क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा रहती है। अगर आपने एक टॉपिक के पर्पज से कोई ऑनलाइन कंटेंट को कंज्यूम करना स्टार्ट किया है तो उस टॉपिक को ही कंज्यूम करें, जो उससे रेलेवेंट चीजें सिर्फ उन्हीं को करें और एक फिक्स शेड्यूल में यूज करें। उसके बाद आता है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब आपको एग्जाम से पहले लगभग 4000 के आसपास क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने बहुत जरूरी है। लगभग 40 प्लस मॉक टेस्ट, 100 क्वेश्चंस ईच। सभी मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चंस होने चाहिए। अगर आप इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, साथ ही साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर प्रैक्टिस किए होने चाहिए एग्जाम से पहले। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बाद आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पक्का सही होंगे। बहुत ही रेयर ऐसा हो सकता है कि आपके क्वेश्चंस वहां पे गलत हो जाएं, क्योंकि इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद सही अप्रोच हमेशा मिल जाता है और क्वेश्चंस को गलत करने के और सिली मिस्टेक्स करने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाती है। अब बात आती है कि सिविल कोर्सिफाई में ये सब चीजें कहां से अवेलेबल होंगी। अब न्यूज़पेपर में हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस और बहुत सारे बाकी न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल्स की आरएसएस फीड्स आपको सिविल कोर्सिफाई ऐप में जनवरी 2018 ऑनवर्ड्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। जनवरी 2018, जो लोग ये वीडियो 2018 या जनवरी के बाद देखेंगे वो लोग ये समझ जाएं ये फीचर्स ऑलरेडी ऐप में अवेलेबल हैं। और पीआईबी न्यूज और ऑल इंडिया रेडियो के ऑडियो लेक्चर्स और पीआईबी न्यूज की न्यूज इंफॉर्मेशन जनवरी ऑनवर्ड्स मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये भी जनवरी ऑनवर्ड्स आ जाएगा। उसके बाद राज्यसभा टीवी की वीडियोस जनवरी 2018 ऑनवर्ड्स दिखनी शुरू हो जाएंगी ऐप के अंदर। और योजना मैगजीन के ऊपर हम वीडियोस अभी बनाना स्टार्ट करेंगे। एवरी मंथ विल मेक वीडियोस ऑन योजना मैगजीन। उसके बाद आती है स्टैंडर्ड बुक्स। ये स्टैंडर्ड बुक्स आप देख लेंगे, ये इन स्टैंडर्ड बुक्स के लिंक्स अवेलेबल हैं ऐप में और वेबसाइट में। यहाँ से जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं, उनके डायरेक्ट लिंक्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा बात आती है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की। जब तो जनवरी 2018 ऑनवर्ड्स
टेस्ट इंजन स्टार्ट हो जाएगा जहां पे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाएंगे, मॉक क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, सैंपल टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सब कुछ मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दी अपडेट्स और रेगुलरली जाके सिविल कोर्सिफाई एंड्रॉइड ऐप पे आप चेक कर सकते हैं। हमने एक सिंपल स्ट्रैटेजी तो देख ली है, पर आप जरा ये देखते हैं कि स्ट्रैटेजी को अचीव करने के लिए बुक लिस्ट क्या चाहिए होंगी। सबसे पहले जनरल स्टडीज के पेपर 1 में जो पहला टॉपिक है वो है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ये सब कुछ कवर करने के लिए न्यूज़पेपर्स, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और ऑल इंडिया रेडियो के आर्टिकल्स और ऑडियो मोर देन सफिशिएंट हैं, तो इनसे ये सब कवर हो जाएगा। करंट इवेंट सब कुछ न्यूज़पेपर से कवर अप हो जाता है और मंथली मैगजीन से कवर अप हो जाता है। उसके बाद आता है सेकंड टॉपिक जो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब इसमें हमें 3 चीजें देखनी होती है, एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री। अब एंशिएंट हिस्ट्री के साथ साथ होता है आर्ट एंड कल्चर। अब ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो आर्ट एंड कल्चर, मिडिल हिस्ट्री और मिडिल हिस्ट्री से बहुत ही ज्यादा कम क्वेश्चंस होते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। अब हिस्ट्री एनसीईआरटी अगर क्लास 6 to 12 आपने कवर कर लिए तो आपके बहुत सारे टॉपिक्स यहीं से कवर हो जाएंगे। एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री सब कुछ यहीं से ही कवर हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर अगर आपको देखना है तो आप नितिन सिंघानिया की एक बुक होती है आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया, वो देख सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए देख सकते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बुक है, इसको अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब इसमें ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 पढ़ना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी हमेशा बेसिक बुक्स होनी चाहिए, बेस एनसीईआरटी से बनना चाहिए, उसके ऊपर आप रेफर कर सकते हैं स्टैंडर्ड बुक्स को। अब 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि एटलस से आपको सभी मैपिंग अच्छे से करनी है। अब एटलस में जाके ऑक्सफोर्ड और ओरिएंट ब्लैक स्वान, आप दोनों एटलस की इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं। अब इसके साथ आपको सभी मैप्स को देखना है, पॉलिटिकल और फिजिकल मैप्स में आपको एक एक चीज समझनी है कि माउंटेन रेंजेस कहाँ पे हैं, रिवर्स, उनके ट्रिब्यूटरीज और माउंटेन पासेस, ये सब चीजें एक एक चीज ढंग से पता होनी चाहिए। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय पेरियार, ये बहुत अच्छी बुक है, इससे आप अपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी बाय गोचे लियोंग, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए अच्छी बुक है, ये मेंस में भी काम आती है। इसके बाद आता है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। अब इंडियन पॉलिटी के लिए एक बाइबल है एम लक्ष्मीकांत, कुछ लोग डीडी बासु भी रेफर करते हैं, बट हम रेकमेंड करेंगे कि आप एम लक्ष्मीकांत से पढ़ें क्योंकि बहुत एग्जॉस्टिव और इसमें सब कुछ मेंशन्ड है, इसके बाहर से आपसे कुछ चीज नहीं पूछी जाएगी। अब करंट अफेयर्स भी पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ भी करंट अफेयर में इवेंट हो रहा है उसको आपको अपने थियोरेटिकल पार्ट से लिंक करना है क्योंकि उससे क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद आता है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। अब इसके लिए इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी क्लास 9 to 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स सर्वे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से रेगुलरली क्वेश्चन जरूर आते हैं। इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह अच्छी बुक है, इसको आप रेफर कर सकते हैं फर्दर स्टडिंग के लिए। और करंट अफेयर्स को लिंक करना बहुत जरूरी है क्योंकि करंट अफेयर्स के बेसिस पे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आता है जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, ये मेंशन्ड है सिलेबस में। अब इसके लिए एनवायरमेंट बाय शंकर, ये अच्छी बुक है, इसको पढ़ेंगे तो सारे टॉपिक्स कवर अप हो जाएंगे। और एनसीईआरटी में एनवायरमेंट का जो पार्ट है केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाली एनसीईआरटी बुक्स में 11th और 12th की बुक्स में, इसको भी कवर अप करना इंपॉर्टेंट है। बाद में आता है जनरल साइंस एंड अदर मिसलेनियस टॉपिक्स। अब ये बहुत सारे कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जिनको आप जीएस मैनुअल आती है टाटा मैग्रो हिल या अरिहंत की, इनसे आप कवर अप कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स मिलेंगे जो आपने कहीं मिस कर दिए होंगे, उनको एक साथ आप पढ़ लेंगे तो आपका फटाफट काफी सारे क्वेश्चंस के हिसाब से तैयारी हो जाएगी। उसके बाद आता है सीसैट के लिए बुक। जैसा कि हमने पहले कहा था कि सीसैट 33% क्वालिफाइंग इन नेचर है, जिनका सीसैट एवरेज भी है वो ये कवर अप कर लेंगे बड़ी आराम से। बट जिनको सीसैट में प्रॉब्लम आती है उनके लिए सीसैट मैनुअल मैग्रो हिल की या मॉक टेस्ट से करके वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिनका एवरेज है सीसैट या अच्छा है वो सिर्फ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लेंगे, उससे भी काफी हद तक तैयारी हो जाती है। बट अगर आपका सीसैट वीक है तो आप मैग्रो हिल की सीसेट मैनुअल से प्रैक्टिस कर सकते हैं और यहां से सीख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं टाइम मैनेजमेंट ट्रिक्स पे। अब ऐसा क्या करें जिससे कि टाइम मैनेज हो जाए और कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें हो जाएं, ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर हो जाए और मैक्सिमम आउटपुट निकल के आए। अब सबसे पहले हमें बताना चाहिए, फर्स्ट यू शुड नो दैट योर ट्रू पोटेंशियल, यू हैव टू नो योर ट्रू पोटेंशियल, और उसके ऊपर आपको बिल्ड करना बहुत जरूरी है। इनिशियली आपको पता होना चाहिए कि आपका लेवल क्या है। अब इसमें कुछ अपने आप से शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अपना लेवल हमेशा पता होना चाहिए कि आप
किस लेवल की तैयारी के साथ अभी शुरुआत कर रहे हैं और आपको आगे कितनी तैयारी करनी है, ये स्ट्रैटेजी से पता लगेगा। उसके हिसाब से आपको अपनी नंबर ऑफ आवर्स डिफाइन करने हैं दिन में, क्योंकि अगर आपके पास 6 महीने बचे हैं या आपके पास 1 साल बचा है या सिर्फ 2 महीने बचे हैं, उस पर बहुत डिपेंड करता है कि आपके नंबर ऑफ आवर्स क्या होने वाले हैं और कितना एफर्ट आपको लगाने की जरूरत है। अगर आपके पास ठीक ठाक टाइम है तो आपको शुरुआत में ही 12 से 16 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप शुरुआत ही बहुत एग्जॉस्टिव कर लेंगे तो यू विल एग्जॉस्ट सून, और अगर आप एक बार एग्जॉस्ट हो गए तो आप बहुत सारे दिन वेस्ट करेंगे और घूम फिर के आपकी एवरेज घट के वही 4-5 घंटे पे आ जाएगी। तो कंटिन्यूटी बनाने के लिए आप शुरुआत बहुत धीरे से करें, चीजों को समझना शुरू करें कि कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, कॉन्सेप्ट्स कैसे कन्वर्ज कर रहे हैं। ये पता होना बहुत जरूरी है कि सभी सब्जेक्ट्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं, और ये इंटरलिंक्ड होने की वजह आपको समझनी है और ये किस तरीके से लिंकेजेस हो रही हैं, इसी के बेसिस पे पूरी तैयारी होती है और इसी के बेसिस पे मेंस में सब्जेक्टिव आंसर्स लिखे जाते हैं। तो आपको समझना है सभी सब्जेक्ट्स को, यू हैव टू लर्न रादर देन रिमेंबरिंग। अब रट्टा मारने से अच्छा है कि आप उसको समझने की कोशिश करो, हर टॉपिक की एसेंस को समझने की कोशिश करो। उसके बाद यू शुड ऑलवेज मेंटेन द राइट फ्लो टू इंश्योर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बहुत जरूरी है और वो मेंटेन करने के लिए यू शुड फर्स्ट स्टार्ट विद एनसीईआरटीज, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को उठाना चाहिए, फिर अपने वीक एरियाज एक बार आइडेंटिफाई कर लिए, देन यू शुड वॉच वीडियोज, रीड स्टैंडर्ड बुक्स और अपनी नॉलेज को और ज्यादा एनहांस करके वाइडन अप करने की जरूरत है। उसके बाद यू शुड प्रैक्टिस क्वेश्चंस और रिवाइज करो ऑन एंड ऑन, और ये चलता रहेगा प्रोसेस अंटिल एंड अनलेस यू अचीव योर टारगेट। आपको दिन के, वीकली और मंथली, 3 मंथ छोटे छोटे टारगेट्स बनाने चाहिए, छोटे, मीडियम और बड़े टारगेट्स बनाने चाहिए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। इससे फायदा ये होता है कि जैसे ही आप शॉर्ट टर्म टारगेट से डिविएट होने शुरू हो जाएंगे तो आपको पता रहेगा कि आपको आगे क्या करना है, और लॉन्ग टर्म टारगेट्स पता रहेंगे तो आपके शॉर्ट टर्म टारगेट्स भी उसी हिसाब से बनेंगे। इससे फायदा ये होता है यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर सपोज टू डू इन द कमिंग मंथ्स, और उससे आप हमेशा ऑन ट्रैक रहते हैं। आपको सडनली ऐसा कुछ याद नहीं आता है कि आपने कोई चीज छोड़ दी है या कुछ छूटता जा रहा है। अब यू शुड ऑलवेज मेक श्योर कि आप अपने टारगेट्स का 60 to 70% जरूर अचीव कर रहे हैं। यू शुड ऑलवेज बी पंक्चुअल विद योर शेड्यूल। अपना टाइम अननेसेसरी डिबेट्स में वेस्ट ना करें। जनरली लोग करते हैं कि दूसरों के साथ बहुत डिबेट्स करते हैं, टॉपिक्स डिस्कस करते हैं और दूसरे की नॉलेज देखने के बाद डीमोरलाइज हो जाते हैं। ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग क्लेम करेंगे कि उन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज है किसी टॉपिक के ऊपर, बट आपको एक चीज समझनी है कि सिर्फ एक टॉपिक के बेसिस पे सिलेक्शन नहीं होता है, आपको बहुत सारे टॉपिक्स पे एवरेज से ऊपर नॉलेज चाहिए। तो अगर किसी को किसी एक टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा नॉलेज है तो आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि उनको किसी और चीज के बारे में उतनी नॉलेज ना हो। कंपटीशन एक कमरे में या एक कम्युनिटी में ही खत्म नहीं हो जाता है, कंपटीशन ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ऑलवेज रिमेंबर पेशेंस, कमिटमेंट, हार्डवर्क और सेल्फ मोटिवेशन, ये 4 चीजें हैं जो कि आपको हमेशा अपने पास रखनी है। अगर आप अपने लिए और अपने फ्यूचर के लिए कमिटेड हैं और अपने आप से ऑनेस्ट हैं तो आप किसी भी एग्जाम को बड़ी आसानी से क्रैक कर लेंगे। फाइनली लोगों को ये देखने का बहुत शौक है कि कोई शॉर्टकट है जिससे कि हम बहुत जल्दी तैयारी कर सकें। आई एम सॉरी, देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस, लेकिन हाँ, स्मार्ट स्टडी करना ही एक बहुत अच्छा तरीका है। स्मार्ट स्टडी इज द की इन दिस प्रिपरेशन। आप मंथली करंट अफेयर्स उठाएं, टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज करें, एप्स को, वीडियोस को, और अपनी एक बहुत ही क्लियर शॉर्ट स्ट्रैटेजी बना के रखें। उससे आप बहुत जल्दी जल्दी जाएंगे, अपने रास्ते को डिस्प्लेसमेंट बनाएंगे, ना कि एक लॉन्ग डिस्टेंस बनाएंगे। तो दिस इज हाउ यू शुड प्रिपेयर। तो ये थी पूरी स्ट्रैटेजी, ये था पूरा तरीका दैट हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर द प्रीलिम्स, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम। वी होप वी हैव डन जस्टिस टू द एंटायर वीडियो। अगर आपको कोई चीज पे डाउट है तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, हम लोग उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे।